जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको इसको ध्यान से जो है वो समझना है, और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो आपने उसको फ़ौरन से मुझसे डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। अब अगर मैं इस नॉन को रिमूव कर दूं और इधर से इसको ख़त्म करके ज़ीरो लिख दूं, तो इसकी जगह अगर ज़ीरो हम ऐड कर दें तो इसका मतलब होगा कि ये होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी जो हमने 10.1 जिसकी प्रैक्टिस की और हमने अच्छी तरह से उसको देखा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस का मतलब है कि यहाँ पे इक्वल टू ज़ीरो नहीं होगा, यहाँ पे आपके पास x का कोई भी फंक्शन दिया होगा। ठीक है। ये हमने पहली जो जनरल डिस्कशन की थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर की, उसमें हमने यही कहा था कि यहाँ पे कोई x का फंक्शन हो सकता है और यहाँ पे जो है वो आपके पास इधर भी आपके पास x का कोई फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा होना चाहिए। ठीक है। तो ये डी फॉल आपको क्वेश्चन अगेन या तो इस तरह डी की फॉर्म में दिया जा सकता है या डेरिवेटिव की फॉर्म में इन्वॉल्व होता है। तो मैंने आपको बताया था कि डेरिवेटिव से डी फॉर्म कैसे बनाते हैं। तो आप किसी भी तरह पेपर में सवाल आया, आपने पहले उसको इस तरह से डी फॉर्म में चेंज कर लेना। अच्छा, इस डी फॉर्म में चेंज करने के बाद आपके पास कुछ केसेस होंगे, वो केस डिपेंड करेंगे इस फंक्शन के ऊपर कि यहाँ पे आपके पास क्या इन्वॉल्व है। ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकता है, यहाँ पे आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, यहाँ पे आपके पास कोई पॉलिनोमियल भी हो सकती है। अभी जो आपके हम सिलेबस में डिस्कस करेंगे वो यही तीन मेजर केस डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल हो, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल हो। तो ये तीन मेजर केसेस हैं और इनके अलावा ही फिर हम ये देखेंगे कि इनकी प्रोडक्ट भी आ सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि एक्सपोनेंशियल और साइन या कोज में से कोई प्रोडक्ट आ जाए, या एक्सपोनेंशियल प्लस साइन एक्स हो, मतलब यहाँ पे ई एक्स प्लस साइन 2x हो सकता है। मतलब यहाँ पे कोई एक्सपोनेंशियल या ट्रिग्नोमेट्रिक या पोलिनोमियल, इन तीनों का मिक्सचर भी आप कह सकते हैं आ सकता है। तो वो हम इंशाल्लाह देखेंगे कि किस तरह से हम इन सब केसेस को डिस्कस करते हैं, किस तरह से हमें इनको ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। वो सारा हम इंशाल्लाह आज के अपने लेक्चर में देखेंगे। ठीक है। तो स्टूडेंट, अभी हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला केस ये है कि जब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हो तो आपने क्या करना है। अच्छा, काइंडली स्टूडेंट, सबसे पहले एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब इस तरह के आपके पास नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी ना, तो इसमें जो आपका जर्नल सोल्यूशन होगा जिसको हम y कहेंगे, वो सोल्यूशन बेसिकली इक्वल होगा yc प्लस yp। ये yc का मतलब है जो आपने करैक्टरिस्टिक इक्वेशन का सोल्यूशन निकाला था, ये उसको रिप्रेजेंट करेगा। जो आप 10.1 में सोल्यूशन निकाल चुके हैं वो सारा yc है, वो करैक्टरिस्टिक फंक्शन का सोल्यूशन है। ठीक है। ये yp जो है ये पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये जो आज हम सीखेंगे ये वो चीज़ निकालेंगे, और इन दोनों का जो टोटल सम होगा वो आपका जर्नल सोल्यूशन y को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें आपको क्वेश्चन दो पार्ट्स में सॉल्व करना है। एक पार्ट जिसको आप yc कहेंगे जो आप 10.1 में कर चुके हैं, और एक पार्ट जिसको yp आप कहेंगे जो कि आज हम सीखेंगे, जिसको yp स्टैंड फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है। ये पर्टिकुलर आपके पास इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करेगा। तो स्टूडेंट, इसको अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने करैक्टरिस्टिक इक्वेशन उसी तरह से लिखनी है। चलें, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा डिटेल में करवा देता हूँ। आपने इसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे तो वो आएगा d² - 3d + 2 = 0। जब आप इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो वो फैक्टर्स बेसिकली इस तरह से बनेंगे। आप सबको फैक्टराइजेशन आती है, आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आपके पास, और d का आंसर 1 और 2 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ से जो आपने निकालना है वो yc आएगा, बेसिकली वो आएगा c1 e⁻x 1x + c2 e⁻2x। स्टूडेंट्स, ये तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं कि ये हमने किस तरह से की है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब जो आज का नया काम है उसको कहते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। वो आपके पास बेसिकली किस तरह से निकालना करना है, आपने yp लिखना है, वो इक्वल होगा, यहाँ पे लिखेंगे 1 ओवर ये जो आपके पास डी फॉर्म आएगी। ठीक है। y को निगलेक्ट करने के बाद जो आपके पास डी फॉर्म आएगी, ये इसका मेथड है इसको सॉल्व करने का। ठीक है। इसको 1 ओवर ये फंक्शन लिख के इधर आपने ये लिख देना है e⁻x + e⁻2x, जो भी यहाँ पे फंक्शन होगा
वो इधर इस तरह से आएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे सिर्फ एक ही फंक्शन है, मतलब प्लस माइनस नहीं हो रहा, जस्ट एक ही है, एक कंपोनेंट की फॉर्म में ही है, तो फिर तो आप उसी तरह ही कर लेंगे। अगर ये इस तरह जिस तरह यहाँ पे दो हैं तो आपने इन दोनों के साथ अलग अलग कर देना है। मतलब ये इस तरह से लिखेंगे आप 1/d² माइनस 3d प्लस 2, इसके साथ भी इसको अलग कर देंगे, प्लस 1/d² माइनस 3d प्लस 2, इसके साथ भी इसको सेपरेट कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक तो बेसिक इजी चीज़ है, कोई भी मसला नहीं होगा आपको। उसके बाद आपने ये करना है कि इधर इन दोनों के नीचे इसकी फैक्टर फॉर्म बनाएं। इसकी फैक्टर फॉर्म ये आपने यहाँ पे निकाली होगी, ठीक है। ये फैक्टर्स आप यहाँ पे लिखेंगे इसकी जगह। तो ये फैक्टर थे d-1, d-2, यहाँ पे e⁻x प्लस 1/d-1, d-2 और e⁻2x। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम इसकी फैक्टर फॉर्म भी ऊपर लिख चुके हैं। अब बेशक आप यहाँ पे बेशक फैक्टर फॉर्म लिख लें यहाँ पे और यहाँ पे, तो एक स्टेप आपका बच सकता है। मतलब यहाँ पे अगर फैक्टर फॉर्म आ जाएगी तो फिर ये आपको स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली आपने पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए 1/, ये डी फॉर्म जो आपने, ये इक्वेशन थी बेसिकली, इक्वल टू 0 ख़त्म करके बस ये लिख देनी है। और यहाँ पे जो भी आपका कोई फंक्शन दिया होगा वो यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। अब अगर आप फिर नेक्स्ट आप ये करेंगे कि इसको 1/, लिख के इसके साथ मतलब ये वाला फंक्शन दोनों को अलग अलग कर देंगे। हमने ये दोनों को अलग अलग कर दिया, ठीक है। और थर्ड आपने इसके नीचे फैक्टर फॉर्म लिख लिया। वो बेशक आप यहाँ पे फैक्टर फॉर्म लिख दें तो तीनों में से आपको 2 स्टेप करने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स अब आपने ज़रा ध्यान से देखना है कि आगे क्या होगा। ये आपका मेजर स्टेप है, जो मेजर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जो अब हम करने लगे हैं वो ये है, आपने इसका कोएफिशिएंट देखना है यहाँ पे। इसका यहाँ पे बेसिकली कोएफिशिएंट आपके पास क्या है, 1 है, ठीक है। जहाँ कुछ नहीं होता अंडरस्टूड है वहाँ पे 1 होता है। इसको आपने इधर और इधर दोनों फैक्टर्स में 1/1 पुट करें। अब फॉर एग्जांपल इसको मैं 1 यहाँ पे पुट करता हूँ, ये 1 - 1 0 होता है। मतलब ये वाला फैक्टर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। अगर ये फैक्टर 0 हो रहा है तो इसकी आपने इसको कैसे मैनिपुलेट करना है, इसकी जगह आप एक ऊपर x लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 की जगह 1x आ जाएगा। फिर आप ये वाला फैक्टर इधर पुट करें। हाँ जी, यहाँ पे जब मैं पुट करता हूँ तो ये 1 - 2 क्या आता है, -1 आता है, ठीक है। तो ये -1 बेसिकली नीचे वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। और e⁻x जो है वो अब आपका बेसिकली सॉल्व हो चुका है, ये चीज़। इस चीज़ को दोबारा से देखें, ये चीज़ को कैसे सॉल्व करना है। e की पावर में जो भी नंबर होगा, कोएफिशिएंट जो होगा x के साथ, इस कोएफिशिएंट को आपने 1/1 इधर पुट करना है और इधर पुट करना है। जितने फैक्टर्स 0 आएंगे उतने ऊपर x आएंगे। फॉर एग्जांपल नीचे d-1 है, एक और यहाँ पे d-1 होता तो इसका मतलब ये है कि एक x इसका और एक x इसका और टोटल ऊपर यहाँ पे x² आ जाना। अब अगर फॉर एग्जांपल फैक्टर फॉर्म कुछ इस तरह बनती कि यहाँ पे 3 होता, ठीक है। यहाँ पे चले मैं लिख देता हूँ 3। अगर यहाँ पे d-1 की पावर 3 होती तो इसका मतलब है 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो यहाँ पे बेसिकली 0 बन रहे हैं, d-1, d-1, d-1। तो 3 फैक्टर 0 होने की वजह से ऊपर यहाँ पे 1 की जगह पे x³ आएगा। और बाकी अगर जो नॉन ज़ीरो होंगे उसको सोल्व कर लेना है। 1 आप यहाँ पे पुट करते हैं तो आंसर आता है -1। वो जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा। आई होप कि आपको ये स्टेप समझ आ गया होगा। मैं दोबारा नेक्स्ट में दोबारा लिखते हैं, चलें 1। अब यहाँ पे देखें ये 2 है, 2 को जब मैं नीचे पुट करूँगा तो ये आपके पास 2 - 1 बच जाएगा। मतलब ये वाला फैक्टर जो है आपके पास, ये वाला फैक्टर तो सिर्फ 1 आ जाएगा, इसमें तो कोई इशू नहीं आया। लेकिन अब जब मैं जैसे ही ये 2 मैं इधर पुट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि 2 - 2 0 हो जाता है। अब इस 0 को मैनिपुलेट कैसे करना है, आपने यहाँ पे लगा देना है x और साथ में e⁻2x एज इट इज़ आ जाएगा। तो आई होप कि आपको इस चीज़ की थोड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि ये मैंने किस तरह इसको मैनिपुलेट किया है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपने इसको इसी तरह ही सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसको अगर मैं लिखूँ तो ये आएगा माइनस, सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखूँ तो माइनस ये ऊपर चला जाएगा, -x e⁻x प्लस x e⁻2x, ठीक है। तो ये स्टूडेंट इसका yp जो है पर्टिकुलर इंटीग्रल, उसका ये सोल्यूशन आया। तो अब जो आपका जर्नल सोल्यूशन होगा, जनरल सोल्यूशन आपके पास क्या होगा, y इक्वल टू, हाँ जी, y इक्वल टू yc जो आप ये फाइंड कर चुके थे, ये yc c1 e⁻x प्लस c2 e⁻2
2x और फिर साथ में ऐड करना है ये पर्टिकुलर इंटीग्रल जो आपने अभी फाइंड किया, माइनस एक्स ई की पावर x प्लस एक्स ई की पावर 2x। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आपका फाइनल सोल्यूशन होगा। ये था हमारा केस 1। फ़ौरन से मैं एक दफ़ा रिवाइज़ करता हूँ स्टूडेंट, ये हमें इस तरह से कोई क्वेश्चन दिया हो, अगर यहाँ पे आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कोई फंक्शन दिया हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर इस तरह से सॉल्यूशन दिया होगा तो आपने सबसे पहले तो पर्टिकुलर करैक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी है। ये इसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन के बाद उसको सॉल्व करके वाई सी आपने बनाना है। ये वाई सी वही है जो टोटली आपने 10.1 में निकाला। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि 10.1 को अच्छी तरह से करें क्योंकि वो आगे यूज़ होगी बार बार। उसके बाद वाई पी निकालना है, ये आज का हमारा मेजर टॉपिक है। 1 ओवर आपने ये फैक्टर लिख देना डी फॉर्म में, और यहाँ पे जो आपके पास एक्सपोनेंशियल के जितना भी फंक्शन होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अब आपने अगर यहाँ पे सिंगल ए किया तो फिर तो वो वैसे ही सोल्व हो जाएगा। अगर 2 या 3 है तो सबके साथ इसको अलग अलग लिख लेंगे। ठीक है, ये दोनों के साथ अलग अलग हो गया, इसको इधर भी अलग कर दिया, इसको इधर भी अलग कर दिया। थर्ड स्टेप में आप नीचे यहाँ पे फैक्टर फॉर्म लिख देंगे, जो भी फैक्टर फॉर्म बनेगी वो। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन मैं इसको डिटेल में बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो इसका कोएफिशिएंट होगा, इस कोएफिशिएंट को आपने 1/1 इस फैक्टर में और इस फैक्टर में 1/1 पुट करना है। जितने फैक्टर नीचे 0 होंगे ऊपर उतने x आते जाएंगे। अब यहाँ पे चूँकि 1 एक फैक्टर ये वाला 0 हो रहा था तो इसलिए सिर्फ एक x यहाँ पे मैंने लिखा। अब अगर ये भी 0 हो रहा था तो फिर मैंने यहाँ पे, वैसे तो एक ही होगा ना डेफिनेटली, अगर यहाँ पे पावर होगी इसकी तो फिर वो जितनी पावर होगी वो यहाँ पे लगा सकेंगे क्योंकि नंबर तो एक ही है ना ये। अब मैंने जब यहाँ पे पुट किया तो आंसर आया -1, वो वैसा ही आ गया, और e की पावर x हमने इस तरह से लिख दिया। नेक्स्ट अगर जब हम ये देखेंगे तो ये e की पावर 2x है, तो यहाँ से ये वाला फैक्टर 0 हो रहा था, इसकी वजह से ऊपर x आ गया और नीचे 1 आ गया। इसको सिंप्लीफाई किया, जनरल सोल्यूशन लिखने के लिए पर्टिकुलर, कम्प्लीमेंट्री और पर्टिकुलर दोनों का सम किया है। चूँकि ये आंसर माइनस का था इसलिए यहाँ पे माइनस आया, अदरवाइज़ हम ये सम कर रहे हैं दोनों को। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब इसी से ही मैं आगे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि लेट्स सपोज आपके पास इसी क्वेश्चन के आगे अगर हम देखें कि आपके पास सिर्फ ये है, अगर फॉर एग्जांपल इसकी जगह आपको क्वेश्चन ये आ जाता है d² - 3d + 2y इज इक्वल टू, लेट्स सपोज कोई कांस्टेंट है 5 आ गया, लेट्स सपोज कोई कांस्टेंट है ना। अब इसको भी हम इसी केस 1 में डिस्कस कर सकते हैं। केस 1 में कैसे डिस्कस कर सकते हैं, इस 5 की जगह मैं लिख लूँगा e की पावर 0x। ये आपका वैसे ही उसी केस में चला गया, केस 1 में। मतलब कि अगर कांस्टेंट होगा, अगर सिर्फ इस तरह से आपको कोई कांस्टेंट दिया हो तो आप इसके साथ खुद से e की पावर 0x लिख सकते हैं, क्योंकि समथिंग पावर 0 1 होता है, तो ये बेसिकली 5 ही है। अब आप इसको उसी तरह मैनिपुलेट करेंगे, जहाँ पे ये आपके पास ये 5 है ना, इस 5 ने वैसे ही पूरा नीचे आता जाएगा। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे बेसिकली आपके पास 5 होगा, इस 5 ने कुछ भी नहीं होना, इसने बस एज इट इज़ इस 1 की जगह 5 हो जाना है। बाकी आपने इसकी पावर को यहाँ पे पुट करके पावर से सारा करना है। ठीक है, मतलब आपने इस 5 से कंफ्यूज नहीं होना कि इसको कैसे यूज़ करेंगे, इसको कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे, ये जस्ट यहाँ पे वैसे ही आएगा। e की पावर ये जो 0x बेसिकली होगा उसको 0 आप यहाँ पे भी पुट करेंगे और फिर यहाँ पे भी पुट करेंगे। अगेन अगर कोई फैक्टर 0 हो रहा होगा तो x आ जाएगा, अगर नहीं हो रहा होगा तो वो एज इट इज़ सॉल्व हो जाएगा। अगर आप फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ पे 3x और यहाँ पे 5 भी होता तो आपने जस्ट एज इट इज़ ही चलते जाना था। यहाँ पे 3 आ जाना था, यहाँ पे 5 आ जाना था, यहाँ पे आपके पास ये वाला 3 जो है वो बेसिकली यहाँ पे नीचे आ जाना था, फिर यही 3 आपके पास यहाँ पे आ जाना था और ये आपके पास इधर 3 आ जाना था, और यहाँ पे सिमिलरली 5 यहाँ पे आता जाना था। मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिंपल अगर वर्डिंग में हम बात करें, जैसे अगर आपने डेरिवेटिव में आप सीखते हैं d/dx ऑफ 2x है, तो 2 आप बेसिकली पहले बाहर निकालते हैं, फिर x का डेरिवेटिव होता है ना। इसी तरह ये आप ये समझ लें कि यहाँ पे ये 3 वैसे ही बाहर आता जाएगा, मतलब उसको आपको कुछ भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर सिंपल यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आ जाएगी तो आप उसको e की पावर में लिख सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम अब इसको कहें तो हमने इसमें बेसिकली 2 केस डिस्कस कर लिए हैं। एक केस वो कि अगर यहाँ पे एक्सपोनेंशियल हो, और दूसरा वो जिसमें यहाँ पे कांस्टेंट हो, तो आप दोनों को उसी तरह से ही सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। हमारा जो सेकंड केस है उसमें यहाँ पे आपके पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो। लेट्स सपोज हमारे पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है
टिग्नोमेट्रिक में भी जो आपका अभी डिस्कशन होगी वो सिर्फ और सिर्फ साइन और कोस की ही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपका कोई केस नहीं है अभी, ठीक है। जो आपके लेवल में यहाँ पे दिया हो जिसको हमने डिस्कस करना हो, आपके लेवल पे अभी हम जस्ट ये टिग्नोमेट्री में भी सिर्फ साइन और कोस को ही डिस्कस करेंगे। लेट्स सपोज स्टूडेंट ये आपके पास आ जाता है 4 sin x, ठीक है। ये आपके पास अब एक और प्रॉब्लम आ गई है यहाँ पे। अब केस 2 हम इसको कह देते हैं जी, कि यहाँ पे आपके पास साइन या कोस में से कोई टिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हो। अब इसको सोल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रफ में एक चीज़ थोड़ी सी डिटेल बताना चाहूँगा जो इसमें यूज़ होगी। बच्चे हमारे पास बेसिकली जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एक कोर्स होता है, उसके अकॉर्डिंग आपके पास एक चीज़ है वो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि e की पावर आयोटा x ये x इक्वल होता है कोस x प्लस आयोटा साइन x। ये आइलर फंक्शन है बेसिकली स्टूडेंट्स। ये मैथमेटिक्स में जो जो आपके कोर्सेज होते हैं, चूँकि आपने अभी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का कोई टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ, तो इधर मैं आपको इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल तो शेयर नहीं करूँगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जस्ट मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप इसको एज अ फार्मूला याद रखें कि e की पावर आयोटा x इक्वल होता है कोस x प्लस आयोटा साइन x के इक्वल, ठीक है। अब अगर आप यहाँ से देखें, अगर मैं इसको इसकी जगह इसके साथ लिख दूँ इमेजिनरी ऑफ e की पावर आयोटा x, इस बात का क्या मतलब है? इमेजिनरी पार्ट लिख लेते हैं, चलें जी। इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा x, इसका मतलब ये है कि साइन x, ये यहाँ पे साइन x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा ही है ना। इसका बेसिकली आप अगर मैं इसको छोड़ दें, चलें इसकी अगर बात करें तो इसमें रियल पार्ट कौन सा है? ये चीज़ रियल है क्योंकि यहाँ पे आयोटा नहीं है। और ये चीज़ की क्या है? ये इमेजिनरी है। जो आयोटा के साथ होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, और जो बगैर आयोटा के टर्म होती है उसको रियल पार्ट कहते हैं, ठीक है। अब ये फार्मूले के मुताबिक अगर मैं इस चीज़ में से इस चीज़ का मैं अगर यहाँ पे कह दूँ कि इमेजिनरी ऑफ दिस, इसका इमेजिनरी चूँकि ये इसके इक्वल है तो इसके इमेजिनरी का मतलब ये है कि साइन एक्स। अगर मैं लिखूँ इसका रियल तो इसका मतलब होगा कोस एक्स। बात समझ आ गई है ना आपको कि इसके रियल का मतलब ये होगा कि कोस एक्स है। बेसिकली हम कोस एक्स की बात कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ना रियल ऑफ e की पावर आयोटा x, तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि हम किसकी रियल, इसका क्या है रियल, ये इसके इक्वल है और यहाँ पे रियल पार्ट क्या है? वो यही है। तो मतलब हम कोस x की बात करेंगे। अगर हम यहाँ पे लिखें इसके साथ इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर x, इसका मतलब होगा कि हम यहाँ पे साइन x की बात करेंगे। तो ये दो चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। अब ये आपके पास प्रॉब्लम बिल्कुल सिंपल हो जाएगी और आपने उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब मैं चलता हूँ अपने प्रॉपर लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट यहाँ पे दोबारा से मैं अब आपको बताता हूँ, आपने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, इसको सारा सॉल्व करेंगे तो बेसिकली जो डी के सॉल्यूशंस आएंगे वो आएंगे 1 और प्लस माइनस आयोटा। जो कंप्लीमेंट्री फंक्शन आपके पास आएगा वो आएगा c1 e की पावर x इसका, और जो आपके पास आएगा बाकी वो c2 cos x प्लस c3 sin x, और ब्रैकेट के बाहर अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो e की पावर 0x, क्योंकि इसके साथ यहाँ पे 0 है तो वो 0 की वजह से इसको आप निगलेक्ट भी कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो आई थिंक ये तो सबको प्रैक्टिस है, इसमें तो आपको इशू नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल जो इस केस में हमने डिस्कस करना है, वो मैंने दोबारा आपको बताता हूँ 1/। चलें ये अब अगर मैं इधर से इसकी फैक्टर फॉर्म बनाऊँ ना तो वो बेसिकली बेटा 1 है ना, तो 1 का फैक्टर फॉर्म बनेगा d-1। आप सोल्यूशन से भी फैक्टर बना सकते हैं ना, ये 1 d-1, और इसकी जो फैक्टर फॉर्म बनेगी वो बनेगी d प्लस आयोटा और d माइनस आयोटा। बेसिकली ये 3 क्यूबिक थी तो इसका मतलब है 3 फैक्टर नीचे आएंगे। इसका साइन चेंज करके d के साथ लिख दें वो 1 फैक्टर, इसका प्लस वाले का साइन चेंज करके लिखेंगे तो वो माइनस वाला फैक्टर बन जाएगा, और जो माइनस वाला उसका साइन चेंज करके वो ये फैक्टर बन जाएगा। बेसिकली मैंने यहाँ पे अब वही काम किया जो मैं आपको पहले बता रहा था, फैक्टर फॉर्म लिख दी है। इधर यहाँ पे आप वो वैसे ही लिख लें साइन एक्स। आई थिंक कि यहाँ तक आपको कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। अब स्टूडेंट मैं ये क्या करने लगा हूँ, अब मैं इसको बेसिकली इसके मुताबिक अगर मैं लिख दूँ इमेजिनरी ऑफ ई की पावर आयोटा एक्स,
तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं साइन एक्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इमेजरी पार्ट है ना साइन एक्स का। साइन एक्स जो है वो बेसिकली इमेजरी पार्ट रिप्रेजेंट हो रहा है ना इसका इमेजरी पार्ट क्या है, साइन एक्स। तो मैं बेसिकली अब यहाँ पे लिख देता हूँ वाई पी इज इक्वल टू इमेजनरी ऑफ, इसकी जगह मैं ये देखें किस तरह लिखता हूँ, डी ओवर डी माइनस वन डी प्लस वन सॉरी डी प्लस एओटा डी माइनस एओटा 4 ई की पावर एओटा एक्स। इसके मुताबिक मैंने अब ये देखें ना, अब बेसिकली अगर मैं देखूं तो इसका इमेजिनरी पोर्शन क्या होगा, वो साइन एक्स ही होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इमेजिनरी ऑफ दिस लिख दिया, ठीक है। ये एक मेजर इसमें स्टेप था जो मैंने आपको समझाना चाह रहा हूँ। दोबारा से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने आपको समझाया है वो यही समझाया है कि आपने अगर तो ई की पावर एओटा एक्स, आप ये आपके पास, चले मैं अगर सिंपल कर दूँ आपको, अगर तो यहाँ पे साइन एक्स होगा तो आपने इसकी जगह पे इसी तरह ये आएगा, चाहे यहाँ पे साइन एक्स हो कोज एक्स हो या कुछ भी हो, वो ई की पावर में आता जाएगा। अब अगर फॉर एग्जांपल साइन 2x होता, क्या होता, साइन 2x, तो इसकी जगह आपने लिखना था ई की पावर एओटा 2x, ठीक है, या 2 एओटा x लिख दें, वो भी एक ही बात है, 2 एओटा x बेसिकली सेम है। अगर आपके पास यहाँ पे कोई एंगल होगा तो वो यहाँ पे पावर में एज इट इज साथ आएगा, ठीक है। अगर साइन एक्स हो या कोस एक्स हो, पहला स्टेप तो आप यही करेंगे कि यहाँ पे आप इसको छोड़ दें, अभी आप यहाँ पे इसकी जगह यही लिखेंगे, चाहे वो साइन एक्स हो या कोस एक्स हो। अब अगर एंगल के साथ कुछ होगा तो वो यहाँ पे पावर में भी साथ आ जाएगा। पहला स्टेप दोबारा से मैं रिवाइज करता हूँ स्टूडेंट, अगर यहाँ पे साइन एक्स है या कोस एक्स है तो आपने यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे e की पावर आयोटा x ही लिखना है। जो एंगल यहाँ पे होगा वो एंगल यहाँ पे आएगा, x है तो x है, 2x है तो 2x आएगा, 5x है तो 5x आएगा, ठीक हो गया। उसके बाद अगर तो ये यहाँ पे एक साइन होगा तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे इमेजिनरी ऑफ दिस। अगर यहाँ पे कोज होगा, अगर ये कोज होता फंक्शन, तो यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा रियल ऑफ दिस, बस दैट्स इट। आप इतना याद रखें, आपको लंबा चौड़ा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ब्राइट स्टूडेंट्स जो समझना चाह रहे थे बात, तो वो मैंने उनको ये समझा दिया कि ये किस तरह हम कर रहे हैं। अदरवाइज़ आप सिर्फ ये भी लिख दें कि इमेजिनरी ऑफ दिस या रियल ऑफ दिस, कोज के केस में रियल ऑफ दिस, साइन के केस में इमेजिनरी ऑफ दिस। अगर आप इतना काम करते हैं तो वो इनफ है। अब स्टूडेंट हमने इसको उसी तरह से सॉल्व करते जाना है, वो तरीका वही जो हमने अभी सॉल्व करना सीखा है। ये आपके पास इमेजिनरी आई एम मैं अब लिख दूंगा तो इसका मतलब है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जिसकी ही बात हो रही है, ठीक है ना। मैं जस्ट आपको सिंपली ज़्यादा लिखने के बजाय आप पूरा लिखिएगा, इमेजिनरी ऑफ दिस आप पूरा लिखिएगा, मैं यहाँ पे अब इसको एज इट इज़ लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब अगर आप देखें तो अगर मैं इधर से आयोटा एक्स के साथ जो नंबर है वो आपने यहाँ पे पुट करना होता है, ठीक है। अगर मैं इधर पुट करूँगा तो बेसिकली ये आपके पास क्या बन जाएगा, आयोटा जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो स्टूडेंट ये आपके पास आ जाएगा 4 ई की पावर आयोटा एक्स। नीचे स्टूडेंट ये देखें, यहाँ पे पुट करेंगे तो आएगा आयोटा -1, यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आएगा 2 आयोटा, आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा हो जाएगा ना, और यहाँ पे जब पुट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। अब उस 0 को कैसे मैनिपुलेट करना है, ऐसे मैनिपुलेट करना है, आपने यहाँ पे x लगा दिया साथ, ठीक है। तो स्टूडेंट आई थिंक कि ये भी क्लियर हो गया स्टेप। ये 4x ई की पावर वैसे ही आ गया। जब मैंने आयोटा यहाँ पे पुट किया तो आयोटा -1 हो गया, यहाँ पे पुट किया तो ये 2 आयोटा हो गया, इधर पुट किया तो वो 0 था, तो उसकी जगह मैंने यहाँ पे x लगा दिया। अब इस 2 को 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2x ई की पावर आयोटा x ओवर आयोटा इंटू आयोटा -1, ठीक है। ये आपके पास चीज़ आ चुकी है अब, ठीक है। अब अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन है, वो आपने ध्यान से देखते रहना। 2x ई की पावर आयोटा x ओवर आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट आप ये करेंगे, अच्छा जी, यहाँ पे आ जाएगा इमेजिनरी ऑफ 2x ई की पावर आयोटा x ओवर ये आएगा -1 माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है और ये माइनस आयोटा वैसे ही आ गया। अब आपने इसके बाद जब यहाँ तक चले जाएंगे ना, नीचे वाला आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, उसके बाद आपने इसकी रैशनलाइज करना है। इसको रैशनलाइज कैसे करते हैं वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। आपने इसका
साइन चेंज करके, अयोटा का साइन चेंज करके ना, इसको बेसिकली कहते हैं इसका कॉन्जुगेट निकालना। इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, अयोटा का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट, इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ऐसा करने से बेसिकली ये होता है कि ये नीचे से आपके पास अयोटा ख़त्म हो जाता है। जब आप इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं ना, कॉन्जुगेट में सिर्फ अयोटा का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ये वाला वैसे ही रहेगा, ठीक है। ऐसा करने से आप देखेंगे कि नीचे वाला अयोटा ख़त्म हो जाएगा। अभी देखते हैं किस तरह से। इमेजिनरी ऑफ ये आएगा 2x ई की पावर अयोटा x, और साथ में आ गया -1 प्लस अयोटा, और नीचे आपके पास आ जाएगा, ये बन गया a माइनस बी, और ये बन गया a प्लस बी, तो ये बन जाएगा -1 का स्केयर माइनस अयोटा का स्केयर, a स्केयर माइनस बी स्केयर। ये था ना a माइनस बी, और ये था a प्लस बी, तो ये a स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला बन गया। तो अगेन यहाँ पे ये जस्ट स्टूडेंट सिंप्लीफिकेशन है जो आप मैट्रिक इंटर लेवल पे करते हैं, इसमें कुछ भी मैं नई चीज़ नहीं पढ़ा रहा आपको। ये आएगा 2x ई की पावर अयोटा x, और यहाँ पे आएगा -1 प्लस अयोटा, और नीचे आपके पास आएगा, इसका स्केयर करेंगे वो 1 हो जाएगा, इसका करेंगे तो अयोटा स्केयर -1 होता है, वो -1 इस माइनस को प्लस कर देगा, तो ये आपके पास 2 आएगा। वो 2 बेसिकली इस 2 से अब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपके पास आएगा इमेजिनरी ऑफ x ई की पावर अयोटा x इंटू 1 -1 प्लस अयोटा। आई थिंक कि यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ये अयोटा स्केयर -1 था, वो माइनस से प्लस हो गया, इसकी जगह भी 1 आ गया, 1 + 1 2 होके इस 2 से कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ ऊपर वाली चीज़ ये बच गई। अब जब भी आप इस तरह से करेंगे ना, तो वो नीचे आपके पास रैशनलाइज करने से नीचे अयोटा ख़त्म होगा, आपने यही काम करना है। यहाँ तक आप आ जाएंगे। अब आप क्या करेंगे, इसकी जगह पे ओपन फॉर्म लिख देंगे, वो जो मैंने आपको बताई थी, वो सबसे पहले पेज पे मैंने आपको बताया था, इसका ये फार्मूला आपने याद रखना है, ये फॉर्म आपने यहाँ पे यूज़ करनी है, ठीक है। ये आपके पास क्या आएगी, इमेजिनरी ऑफ x, हाँ जी, ये आपके पास क्या था, कोस x प्लस अयोटा साइन x, और साथ में आएगा -1 प्लस x, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करने लगे हैं, तो ये अगेन आपके पास आ जाएगा इमेजिनरी ऑफ x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, x कोस x प्लस अयोटा x साइन x, और साथ में आपके पास आ जाएगा -1 प्लस अयोटा, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक मेरा ख्याल है आपको समझ आता जा रहा होगा। बिल्कुल हम बेसिक सिंप्लीफिकेशंस कर रहे हैं और बड़े आराम से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। अब ये -1 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा -x कोस x माइनस अयोटा x साइन x, फिर ये अयोटा अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये आएगा प्लस अयोटा x कोस x। अच्छा, यहाँ पे इमेजिनरी वैसे ही आता रहेगा। जी स्टूडेंट, आप ध्यान से देखते जाएं, यहाँ पे इमेजिनरी वैसे ही आ रहा है, ठीक है। पहले मैंने -1 को अंदर मल्टीप्लाई किया दोनों फैक्टर्स के साथ, फिर मैंने अयोटा को उधर मल्टीप्लाई किया, और अब ये जब अयोटा इधर होगा तो ये आएगा प्लस अयोटा स्केयर x साइन x, ठीक है स्टूडेंट। अब आप दोबारा, अब मेरा ख्याल हम करीब आ चुके हैं, अब हम अपने सॉल्यूशन के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। इमेजिनरी ऑफ, अब इसमें से अयोटा अगर सिंप्लीफाई होकर ख़त्म होता तो उसको ख़त्म करेंगे, यहाँ पे आएगा -x कोस x माइनस, अब ये खाली अयोटा, ये ख़त्म नहीं हो सकता, इसको ऐसे लिखेंगे माइनस अयोटा x साइन x, ये भी अयोटा है, ये भी ख़त्म नहीं हो सकता, ये भी वैसे ही आएगा प्लस अयोटा x कोस x, ये अयोटा ख़त्म हो सकता है, अयोटा स्केयर है वो बेसिकली माइनस बन जाएगा, -1 x साइन x, ठीक है। अब अगर आप देखें तो इस पूरी चीज़ में से जो आपके पास इमेजिनरी है ना, आपने सिर्फ वो लिख लेना है, वो आपका सोल्यूशन होगा। वाई क्या होगा, इमेजिनरी, इमेजिनरी का मतलब है जो अयोटा के साथ टर्म है, x साइन x है ना, ये माइनस भी आएगा, क्या आएगा -x साइन x, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, x कोस x प्लस, ये प्लस था साथ x कोस x, ये आपके पास बेसिकली आ गया है yp। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी कि ये मैंने yp किस तरह से फाइंड किया है, आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने बड़े डिटेल में इसको सोल्व किया। लेकिन वंस अगेन अगर आपको कोई इशू आता है तो आप मुझसे जैसे मर्ज़ी आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको इसके आंसर्स दूंगा। अब फाइनल सोल्यूशन जो आपने y लिखना है वो क्या होगा, yc जो आप पीछे निकाल चुके हैं प्लस yp जो ये आपने निकाला, ठीक है। मैं फ़ौरन से इसको भी रिवाइज़ करना चाहूँगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम चलते हैं, दोबारा से इसका ओवरव्यू लेते हैं।
आपके पास इस तरह का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि नॉन होमोजीनियस है, ठीक है। ये सेकंड केस है जिसमें साइन एक्स या कोस एक्स आ जाएगा। आपने सबसे पहले फैक्टर बनाएंगे, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करके बना के सोल्व करेंगे, वाई सी निकालेंगे। ये सेम वही है जो आपने 10.1 में सीखा। सेकंड, आप वाई पी निकालने के लिए 1 फैक्टर फॉर्म ही लिख लें यहाँ पे, और यहाँ पे जो भी फंक्शन है वो यहाँ पे आ जाएगा। इससे नेक्स्ट स्टेप में इसकी जगह पे आपने 4 वैसे ही कांस्टेंट होगा वो वैसे ही रहेगा। यहाँ पे अगर साइन है या कोज है, सिर्फ इन दोनों केसेस में आपने ये चीज़ यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट साथ ही जब ये लिखेंगे इधर फिर आपको लिखना है, अगर तो साइन है तो यहाँ पे इमेजिनरी लिख दें, अगर यहाँ पे कोज है तो यहाँ पे रियल लिखें। क्यों लिखना है वो रीज़न मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आप अयोटा को रिप्लेस करेंगे इस डीज में 1 बाय 1। जब मैं इसको यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ तो ये अयोटा -1 आता है, यहाँ पे करता हूँ तो ये 2 अयोटा, अयोटा प्लस अयोटा 2 अयोटा। यहाँ पे रिप्लेस करने पे ये 0 हो रहा था तो इसको यहाँ पे x कर दिया, ठीक है। x आ गया, ये 4e अयोटा x यहाँ पे आ गया। ये आपका बेसिकली सॉल्व हो चुका है। अब बेसिकली आप मैट्रिक वाली कैलकुलेशंस कर रहे हैं जो थोड़ी लेंथी हो रही हैं। लेंथी होने से मुराद ये है कि आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आना चाहिए, दैट्स इट। ये 2 से कैंसिल हो गए, ये सिंपल फॉर्म आ गई। अब आपने इसको ख़त्म करना है, नीचे वाले एयोटा को। इसको ख़त्म करने का तरीका ये हुआ करेगा कि आप अंदर पहले इसको सोल्व कर लें। सिंप्लीफाई करने के बाद जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगी, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगी, इसका पार्शल रैशनलाइज करें। रैशनलाइज में मतलब इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करें। हर क्वेश्चन में इसी तरह ही आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर वाला तो वैसे ही प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएगा, नीचे वाले का फार्मूला बना करेगा a² माइनस b² का। जब b² करेंगे तो वो बेसिकली अयोटा ख़त्म हो जाएगा इसमें से, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर आया 2। वो इस 2 से कैंसिल होकर आपके पास सिंपल फॉर्म ये आ चुकी है। अब आपने इसके बाद यहाँ से इसको ओपन कर देना है। इसका फार्मूला भी आपको मैंने बताया था, वो आपने लिख लेना है। उसको उसके अकॉर्डिंग इसको ओपन करके जस्ट अंदर मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो चीज़ आ जाएगी वो ये चीज़ आ जाएगी। अब अगर आपके पास देखें तो इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी क्या होगा, जो अयोटा के साथ होगा। अयोटा के साथ क्या है, x साइन x, ये x साइन x, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी है, नहीं अच्छा ये मैंने नीचे लिखा है। अभी ये मैंने एयोटा स्क्वायर ख़त्म किया था, यहाँ पे मैंने लिखा है, ये था ना एयोटा के साथ था -x साइन x, और यहाँ पे एयोटा के साथ था x कोस x आ गया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ही मैं सेकंड केस भी आपको बताऊँगा, आप उसकी प्रैक्टिस खुद ही करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 कोस x होता तो क्या होना था, यहाँ पे आता जाएगा रियल ऑफ दिस। जस्ट ये सारी की सारी कैलकुलेशन यहाँ तक एज इट इज़ आनी थी, बिल्कुल यहाँ पे रियल ऑफ दिस आता जाना था, बिल्कुल यहाँ तक आ जाना था आपने इस स्टेप तक। इस स्टेप के बाद आपने क्या करना था, रियल में आपके पास आंसर यहाँ पे जो फाइनल वाई पी आना था वो आपने ये वाला लिख देना था, क्योंकि ये रियल है और इसमें रियल ये वाला है, ये आ जाना था। यहाँ पे ये दोनों की जगह ये दोनों आ जाने थे, ये दोनों की जगह, इन दोनों की जगह पे स्टूडेंट अगर क्वेश्चन में कोस होता